लक्की के इतना कहते ही पूरी खुराना फैमिली उसकी ओर देखने लगी। उसे देखते ही ऋषभ की भी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो जिंदा है, पर हरीश ने तो कहा था कि उसने खुद इसे पानी में धक्का दिया है और इसे डूबते हुए भी देखा है। वो मन ही मन बोला, पर लक्की उसे नफरत भरी नजरों से घूरते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी मीरा घबराकर रोहित से बोली, रोहित ये वही है जो उस रात इस राक्षस के साथ था, ये वही है। इसने भी उस रात मधु के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, ये वही है। हाँ मीरा, ये वही है, ऋषभ का दोस्त लक्की। पर आज यही सबको इसकी असलियत भी बताएगा। मधु ऋषभ को घूरते हुए बोली। तभी लक्की ऋषभ के पास आकर बोला, हैरान होंगे ना तुम मुझे जिंदा देखकर ऋषभ। ऋषभ ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांधी और उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर तभी करण ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और ऋषभ को घूरते हुए बोला, अब ये गलती मत करना ऋषभ, क्योंकि इस वक्त लक्की मेरी पनाह में है। करण को देखते ही मधु के परेशान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। करण ने ऋषभ का हाथ झटका और उसके पास आया। उसने मधु की ओर देखते हुए उसकी हथेली थामी और वनराज से बोला, मधु का कहा एक एक शब्द सच है बड़े पापा। पर मधु ने आपको पूरी सच्चाई अभी तक नहीं बताई। आज ऋषभ का पूरा सच मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब ये इतना गिर चुका है कि अगर हमने आज इसे नहीं रोका तो ये ना जाने कितनों लोगों की जिंदगी के साथ अपना ये घटिया खेल खेलेगा। पहले मधु, फिर नंदिनी और फिर रिद्धिमा, इन तीनों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब ये अपने ही दोस्त की जान लेने पर उतर आया है। तभी लक्की ने भी ऋषभ से पूछा, वैसे यही सोच रहा है ना ऋषभ कि तूने तो अपने आदमियों से मुझे पाताल पानी के कुंड में फिकवा दिया था, तो मैं बच कैसे गया, है ना। ऋषभ कुछ नहीं बोला, बस उसे घूरने लगा। लक्की ने करण की ओर देखा, जिस इंसान से मैंने हमेशा तेरी वजह से नफरत की, आज उसी ने मेरी जान बचाई। आज अगर करण वक्त पर वहां पहुंचकर मुझे नहीं बचाता तो तूने तो मुझे मरवा ही दिया था। ये सब सुनकर ऋषभ ने तुरंत शांति की ओर देखा मोम आपने, मैंने कहा था ना आपसे कि मेरे खिलाफ ये सारी साजिश करण कर रहा है और यही मुझे इस घर से बाहर निकालने के लिए अपनी पत्नी और लक्की का इस्तेमाल कर रहा है। शांति गुस्से में वनराज के पास आए, आपको हमेशा से अपना बेटा गलत और करण सही लगता है ना, पर आज देखिए आपका लाडला बेटा करण कैसे आपके बेटे पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे सबकी नजरों से गिराना चाहता है और उसे इन सब में घर की बहू का इस्तेमाल करने में भी शर्म नहीं आई। अपनी पत्नी से मेरे बेटे पर इतने गंदे इल्जाम लगवा रहा है। न ही करण इस पर झूठे इल्जाम लगा रहा है और न ही मधु भाभी। ये वो घिनौना सच है आंटी, जिसमें ऋषभ के साथ मैं भी शामिल था। उस रात मधु भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ वो ऋषभ और मैंने ही किया था और हमारे साथ हमारे दो दोस्त विराट और आतिफ भी थे। ये झूठ बोल रहा है मॉम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जरूर करण ने इससे एनी की शादी करवाने का वादा किया होगा, इसलिए ये उसकी बातों में आकर मेरे साथ ही खेल खेल रहा है। ऋषभ गुस्से में बोला, पर तभी एनी आगे आई, लक्की कोई खेल नहीं खेल रहा है भैया, मैं लक्की से शादी कभी नहीं करूंगी, क्योंकि इसने आपके साथ मिलकर मधु भाभी के साथ जो कुछ भी किया है वो मेरी नजर में भी गुनाह है, जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती, सिर्फ सजा हो सकती है। अब मैं अपने किए हर गुनाह की सजा भुगतने को तैयार हूं एनी, क्योंकि आज मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि इंसान को उसके बुरे कर्मों की सजा एक ना एक दिन मिलकर ही रहती है। इसलिए आज मैं तुमसे भी झूठ नहीं कहूंगा। हमारे रिश्ते को लेकर ऋषभ सही है, मैं तुमसे सच में प्यार नहीं करता। तुम्हारा इस्तेमाल करके इस घर का दामाद बनना ही मेरा मकसद था, ताकि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी दौलत पर ऐश कर सकूं। पर मुझे खुशी है इस बात की कि औरतों को खिलौना समझने वाला ये घटिया आदमी कम से कम अपनी बहन से तो प्यार करता है, पर इससे इसके गुनाह कम नहीं हो जाते, क्योंकि इसके जैसे आदमियों को अपने किए पर कभी पछतावा नहीं होता। पर आज मैं आप सबको इसके किए एक एक गुनाह सबूत के साथ बताऊंगा। इसका सबसे पहला झूठ तो यही है कि इसकी कोई याददाश्त नहीं गई है। जब इसे पता चला कि करण की शादी रोकने का इसका प्लान फेल हो गया है और करण ने मधु भाभी से शादी कर ली है, तो ये जानता था कि इसे देखते ही मधु भाभी करण को इसकी पूरी असलियत बता देगी। बस इसलिए इसने ये ड्रामा किया और इसी ड्रामे की आड़ में ये मधु भाभी को धमकी भी दे रहा था कि अगर उन्होंने इसका सच किसी को भी बताया तो ये करण को जान से मार देगा और सारी दुनिया के सामने अपने ही परिवार की इज्जत नीलाम कर देगा। पर यही इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इसे पता ही नहीं चला कि ये मधु भाभी के साथ खेल नहीं खेल रहा,
बल्कि मधु भाभी इसका सच इसके मुंह से उगलवाने के लिए इसके साथ खेल रही है। मधु भाभी ने तो उनके साथ हुए हादसे का सच बहुत पहले ही करण को बता दिया था, और करण के दिए हौसले की वजह से ही आज वो इसका सच सबके सामने बता पा रही है। मधु भाभी ने जो कुछ भी आपसे कहा है वो सच है। लक्की ने उस रोज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सबको बताया, और फिर अपनी आंखें बंद करके बोला, उस रात हम नशे में इंसान से हैवान बन गए थे। अगर नंदिनी और मीरा मधु भाभी को ढूंढते हुए वहां नहीं पहुंचती और नंदिनी इन्हें हमसे नहीं बचाती तो हम वो गुनाह कर बैठते जिसके लिए शायद भगवान भी हमें माफ नहीं करता। तभी मधु ने रोते हुए उससे पूछा, नंदिनी कहाँ है लक्की? प्लीज बता दो, क्या किया उस रात तुम लोगों ने उसके साथ? प्लीज बता दो प्लीज। जिस दिन से मुझे नंदिनी के बारे में पता चला है मैं इसी गिल्ट में जी रही हूँ कि मेरी वजह से नंदिनी के साथ उस रात कुछ गलत हुआ है। अगर उस रात में नहीं होती तो शायद करण की शादी नंदिनी से हो चुकी होती और वो आज उसके साथ खुश होते। पर करण ने नंदिनी को मुजरिम मानकर उससे पूरे 3 साल नफरत की है, जबकि नंदिनी ने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया। प्लीज लक्की बताओ सबको कि तुम लोगों ने उस रात नंदिनी के साथ क्या किया। प्लीज बताओ कहाँ है वो? इतना कहकर वो रोने लगी, पर करण ने उसे संभाल लिया। लक्की ने फिर से ऋषभ को घूरा और बोला, उस रात जो कुछ भी नंदिनी के साथ हुआ भाभी, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस रात नंदिनी के साथ क्या होने वाला था वो तो ऋषभ पहले से ही प्लान कर चुका था, क्योंकि इसे करण की शादी जो रोकनी थी। पर फिर इसकी नजर आप पर पड़ गई और आप हमारी गिरफ्त में आ गई। उस रात जब नंदिनी आपको हमसे बचाने के बाद करण को हमारी असलियत बताने जा रही थी तो लक्की ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि तभी ऋषभ ने उसके मुंह पर बहुत जोर से मुक्का मार दिया और उसकी कॉलर पकड़कर उसे मारते हुए बोला, कमीने, इस करण की बातों में आकर मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। सालों से जिस थाली में खाता आया है आज उसी में छेद कर रहा है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो लक्की को बुरी तरह मारने लगा, पर तभी करण बीच में आ गया और लक्की को ऋषभ की पकड़ से छुड़ाकर उसे मारने लगा। दोनों को लड़ते देख मधु बहुत घबरा गई। घर के लोगों ने दोनों को एक दूसरे से दूर किया तो करण गुस्से में खुद को छुड़ाते हुए बोला, साले, तुझे तो मैं उसी दिन जान से मार देता जिस दिन मुझे दिल्ली की रात का सच पता चला था। पर नंदिनी का सच जानने के लिए मुझे चुप रहना पड़ा। पर अब और नहीं, आज तुझे मधु के हर जख्म, हर आंसू का सूद समेत हिसाब देना होगा। जान से मार दूंगा आज मैं तुझे। ये सब सुनकर ऋषभ भी गुस्से में चीखा, कुछ नहीं कर सकता तू मेरा, कुछ नहीं, क्योंकि तू और तेरी बीवी इस एहसान फरामोश के साथ मिलकर जो कहानी सबको सुना रहे हो वो झूठी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और तू ये सब इसलिए कर रहा है ताकि तू खुराना खानदान की जायदाद का अकेला वारिस बन सके। तेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो मैं ही हूँ, क्योंकि आरव तो अभी ना समझ है, इसलिए तू मुझे रास्ते से हटाना चाहता है और इसलिए ही तो ये सारी कहानियां बनाई है तूने। अपने गुनाहों को छिपाने के लिए तू जो चाहे कर ले, पर इस बार मैं तेरा सच सबके सामने लाकर रहूंगा। करण भी गुस्से में बोला। दोनों को इस तरह लड़ते देख शालिनी अतुल को पकड़कर बोली, अतुल छोड़ो ऋषभ को, क्योंकि अब कोई ऋषभ पर इल्जाम नहीं लगाएगा, छोड़ो इसे। अतुल और आरव ने उसे छोड़ दिया। करण के डैड और रोहित ने भी करण को छोड़ा। मम्मा, मधु और मैं सच कह रहे हैं, आप प्लीज ऋषभ की बातों में मत आइएगा। ये हमेशा आपके प्यार का गलत फायदा उठाता आया है। तभी करण बोला। शालिनी गुस्से में उस पर भड़की, मैंने कहा ना करण, अब इस बारे में कोई ऋषभ से कुछ नहीं कहेगा। ऋषभ तुरंत उसके पास आया, चाची ये सब करण की चाल है, इसने एमडी की कुर्सी तो मुझसे छीन ही ली, अब मुझे जेल भिजवा कर खुद इस घर की सारी दौलत पर ऐश करना चाहता है। मैंने कुछ नहीं किया है चाची, ये लड़की झूठ बोल रही है। चौल की इस गंदगी को आप उठाकर इस घर में तो ले आए हैं, पर ये हमारे घर को भी गंदा करना चाहती है, इसलिए सबके सामने खुद ही अपनी इज्जत उछाल रही है। अरे आपको तो ये भी नहीं पता कि शादी के पहले शिमला में ये ना जाने किसके साथ एक रात बिता कर आई थी। एक नंबर की बदचलन लड़की है ये। ऋषभ के इतना कहते ही करण उस पर टूट पड़ा और उसे बुरी तरह मारते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई तेरी मधु के बारे में इस तरह की बकवास करने की। सच जानकर भी मैं आज तक चुप सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे ये जानना था कि तूने नंदिनी के साथ क्या किया है, वरना मैं तुझे उसी दिन जान से मार देता जिस दिन मैंने मधु के बदन पर वो सिगरेट के निशान देखे थे। ये सब सुनकर मधु ने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली।
सब लोग ऋषभ को करण की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगे। करण, तुझे अपनी मम्मा की कसम, छोड़ इसे, छोड़, शालिनी बोली। करण ने गुस्से में ऋषभ को छोड़ दिया तो ऋषभ फिर से बोला, चाची मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज ट्रस्ट मी, कम से कम आप तो मेरा यकीन कीजिए। शालिनी ऋषभ के पास आई, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है ऋषभ, मैं ये मान लेती हूँ कि तू जो कह रहा है वो सच है, और एक औरत होने के बाद भी मैं ये भी मान लेती हूँ कि मधु तुझ पर जो इल्जाम लगा रही है वो झूठी है, पर यही बात तुझे मेरे सिर पर हाथ रखकर कहनी होगी। इतना कहकर उसने ऋषभ का हाथ अपने सिर पर रखा। अगर तू मुझसे प्यार करता है ऋषभ, तो मेरे सिर पर हाथ रखकर बस एक बार बोल दे कि मधु झूठ बोल रही है और तूने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, मैं मान लूंगी। और इस घर का हर इंसान करण और मधु के साथ नहीं बल्कि तेरे साथ खड़ा नजर आएगा, ये वादा है तेरी चाची का। मेरे सिर पर हाथ रखकर बोल ऋषभ कि मधु का तुझ पर लगाया हुआ हर इल्जाम सच नहीं बल्कि एक कहानी है। ऋषभ उन्हें एकटक देखने लगा तो आरव भी बोला, बोलिए भैया, अगर आप सच्चे हैं तो इस बार मैं भी आपका ही साथ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप छोटी मॉम से बहुत प्यार करते हैं और उनकी झूठी कसम कभी नहीं खाएंगे। अपनी माँ और भाई का ऋषभ पर विश्वास देखकर करण मधु के पास आया। उसने अपने दोनों हाथों से उसके आंसू पोंछे और बोला, मधु अगर मैं चाहूं तो 2 पल में तुम्हारी सच्चाई का सबूत सबको दिखाकर इसकी असलियत सबके सामने ला सकता हूं, पर अब सवाल मेरी मम्मा के विश्वास और उनके प्यार का है जो वो ऋषभ से करती है। मैं नहीं चाहता कि ऋषभ उनकी झूठी कसम खाए, क्योंकि मैं भी अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए अब हम कुछ नहीं कहेंगे, पर अब हम इस घर में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी ऋषभ जैसे दरिंदे के साथ एक ही छत के नीचे रहकर हर रोज उस दर्द के साए में जिए जिससे मैं उसे बाहर लेकर आया हूँ। इसलिए हमें आज, अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जाना होगा, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा पति होकर भी मैं तुम्हारे गुनाहगार को सजा नहीं दे पाया, मुझे माफ कर देना मधु, आई एम सॉरी। मधु ने करण की हथेली थामी और बोली, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है करण, क्योंकि ये अब सिर्फ आपका परिवार नहीं है, मेरा भी है। मम्मा को अगर ऋषभ पर इतना भरोसा है तो मैं भी उनके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहती। मैं ये मान लेती हूँ कि मैं झूठी हूँ और ऋषभ सच्चा, पर अब मैं भी इस घर में इसके साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, पर आप मेरे साथ नहीं आएंगे। ये परिवार आपकी जिम्मेदारी है करण, और आप मेरे लिए अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते, इसलिए आप मेरे साथ नहीं आएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा मधु। तभी शालिनी ऋषभ की ओर देखकर बोली। सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे तो वो फिर से बोली, क्योंकि ऋषभ मेरी झूठी कसम कभी नहीं खाएगा। अगर तुमने इस पर इल्जाम लगाया है तो हकीकत सबको पता चलनी ही चाहिए। मधु रोते हुए मुस्कुरा दी, मम्मा आप मेरी भी माँ हैं और मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं ये मान लेती हूँ कि मैं झूठी हूँ और ऋषभ पर लगाए मेरे सारे इल्जाम भी झूठे हैं। आज मेरी वजह से जो कुछ भी इस घर में हुआ है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। शादी के बाद जब मैं इस घर में आई थी तो आपने मुझसे कहा था कि अब इस परिवार का मान मुझसे होगा, पर मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, इसलिए आज मेरा इस घर से चले जाना ही ठीक होगा। अगर तुमने ऋषभ पर झूठे इल्जाम लगाए हैं मधु, तो तुम्हें तो इस घर को छोड़कर जाना ही होगा। पर अभी ऋषभ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर ये नहीं कहा कि तुम्हारे इल्जाम झूठे हैं, इसलिए अभी तक मैंने भी ये बात नहीं मानी है कि तुम झूठ बोल रही हो। इसलिए जब तक ऋषभ मेरे सिर पर हाथ रखकर ये नहीं कह देता कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। ऋषभ ये सब सुन रहा था पर कुछ बोल नहीं पाया। पर बलदेव गुस्से में शालिनी से बोले, ये क्या बचपना है शालू, तुम यूं ऋषभ के प्यार में अंधी नहीं हो सकती। मधु की ऋषभ से ऐसी क्या दुश्मनी है जो वो इस तरह के इल्जाम उस पर लगाएगी, और तुम अच्छे से जानती हो कि हमारा करण कमाना बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए उसे दौलत के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये लड़की, ये तो ऋषभ का दोस्त है ना, ये भी बिना किसी वजह के ये सब क्यों कहेगा। जानती हूँ मैं, पर मैं ऋषभ पर भी उतना ही भरोसा करती हूँ जितना करण पर करती हूँ, इसलिए किसी के लगाए इल्जाम मैं तब तक सच नहीं मानूंगी जब तक ऋषभ खुद सबको सच नहीं बता देता। और अगर इसने मेरे सिर पर हाथ रखकर ये कह दिया कि मधु झूठ बोल रही है तो मैं ऋषभ का ही साथ दूंगी। इतना कहकर शालिनी ने ऋषभ का हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख दिया।
बोल ऋषभ कि मधु झूठ बोल रही है। खा मेरे सिर की कसम। ऋषभ ने तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लिया। नहीं बोल सकता मैं आपके सिर पर हाथ रखकर झूठ चाची, नहीं बोल सकता, क्योंकि इस पूरी दुनिया में एक आप ही हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपकी झूठी कसम नहीं खा सकता। मधु सच कह रही है। 3 साल पहले करण की शादी की रात मैंने और मेरे दोस्तों ने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, पर नंदिनी ने इसे हमसे बचा लिया। शालिनी ये सब सुनकर खुद को संभाल नहीं पाए और जमीन पर बैठ गई। आरव और एनी ने आकर उन्हें संभाला तो ऋषभ उनके पास बैठा। जब मैंने शादी में मधु को पहली बार देखा चाची, तो मुझ पर इसे हासिल करने का जुनून सा सवार हो गया। मुझे लगा कि मधु भी उन लड़कियों की तरह चंद रुपए लेकर मेरी हो जाएगी, जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। पर इसने मुझे थप्पड़ मारकर मेरे अहम को चोट पहुंचा दी। बस इसलिए नशे की हालत में मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऋषभ ने इतना कहा ही था कि तभी वनराज ने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ी और उसे उठाकर उसके गाल पर बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। तेरी जैसी औलाद होने से तो अच्छा होता कि मेरी कोई औलाद ही नहीं होती। आज तूने मेरा सिर हमेशा के लिए इस बच्ची के सामने झुका दिया है ऋषभ। बहुत बड़ा गुनाह किया है तूने, बहुत बड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए डैड, प्लीज। ऋषभ को माफी मांगते देख करण गुस्से में उस पर भड़का। माफ कर दे तुझे, तेरे गुनाह माफी के लायक नहीं है ऋषभ। तूने सिर्फ उस रात ही हैवानियत नहीं दिखाई थी, बल्कि मेरे और मधु की शादी की एक रात पहले भी तूने फिर से यही घिनौना खेल मधु के साथ खेलना चाहा था। वो तो मधु अच्छी किस्मत लेकर इस दुनिया में आई है, इसलिए जब जब तूने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, कोई ना कोई उसकी मदद करने आ पहुंचा। जैसे उस रात मैं पहुंच गया था। मैंने मधु को उस रात के खौफ के साए में जीते देखा है ऋषभ, उसे डर से कांपते देखा है। और अभी अभी क्या कहा तूने सबके सामने कि मुझसे शादी करने से पहले मधु एक रात किसी और के साथ बिताकर आई है, पर तूने तो मधु से ये कहा था कि उस रात तू इसके साथ था। ऋषभ ये सुनकर हैरानी से उसे देखने लगा तो करण ने घर वालों की ओर देखा और बोला, जानता हूँ कि मधु के बारे में इसने जो कुछ भी कहा है, उसके बाद आप सबके मन में हजारों सवाल उठ रहे होंगे, और आज अगर मैंने आपको उस रात का पूरा सच नहीं बताया तो जिंदगी भर आप लोग मेरी पत्नी को शक भरी नजरों से देखते रहेंगे। वैसे ऋषभ का सच तो आपने जान लिया, अब मेरा भी जान लीजिए, क्योंकि उस रात मधु के साथ कोई और नहीं बल्कि मैं खुद था, और ये बात मेरी मम्मा और डैड दोनों जानते हैं। सब लोग करण को हैरानी से देखने लगे और ऋषभ की आंखें भी खुली की खुली रह गई। करण ने उस रात की सारी कहानी घर वालों को बताई। सब ये सुनकर दंग रह गए तो करण फिर से बोला, हम दोनों ने ही उस रात एक दूसरे को नहीं देखा था, इसलिए हम खुद नहीं जानते थे कि उस रात हम दोनों साथ थे, पर हमारी किस्मत तो शायद महादेव ने बहुत पहले ही जोड़ दी थी। इसलिए मुझे ये पता चल गया कि उस रात मेरे साथ जो लड़की थी वो मधु ही थी, पर ऋषभ ये बात नहीं जानता था कि इसलिए इसने मधु के साथ बहुत ही घटिया खेल खेलना चाहा, जिसकी एक झलक मैं आप सबको दिखाता हूँ। पीयूष। यस सर। पीयूष ने इतना कहकर टीवी ऑन की और अपने फोन से कनेक्ट करके वो वीडियो ऑन किया जो शिमला के रूम में करण के कैमरे में कैद हुआ था, जिसमें ऋषभ मधु को झूठ बोलकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ऋषभ के मुंह से वो सारी बातें सुनकर घर के सब लोगों की नजरें झुक गई, पर शोभा एकटक ऋषभ को देख रही थी। ये सब देख और सुनकर शांति भी हैरान थी। तभी करण फिर से बोला, इसके इस झूठ ने उस रात मधु को इस हद तक तोड़ दिया था कि ये अपनी जान देने जा रही थी, पर महादेव की मेहर है हम पर, जो मुझे उसी दिन सच पता चल गया और मैंने मधु को मुझसे दूर नहीं जाने दिया। इस वीडियो में ऋषभ ने खुद अपना जुर्म भी कबूल किया है। तभी लक्की बोला, सब कुछ जानने के बाद भी अगर आप लोगों को अभी भी मधु भाभी की बातों पर यकीन ना हो तो मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिससे उस रात का घिनौना सच आप सबके सामने आ जाएगा। वैसे तो मुझे ये दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आप देखेंगे उसके बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मधु भाभी को फिर से उस रात को जीना पड़ेगा जो शायद वो भूलना चाहती है। पर भाभी, आप इस वीडियो को देखकर अपनी हिम्मत टूटने मत दीजिएगा। और करण, अच्छा होगा जो तुम इस वीडियो को देखने से पहले ही मधु भाभी को थाम लो, क्योंकि वीडियो देखकर वो खुद को संभाल नहीं सकेगी। लक्की ने अपने फोन से ब्लूटूथ कनेक्ट की और वीडियो ओपन किया तो सबकी आंखों के सामने जो नजर आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। ये दिल्ली की उसी रात का वीडियो था जिसमें ऋषभ और उसके दोस्त मधु के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे।
मधु ये सब देखकर रोने लगी। मीरा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। करण ने भी गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। सबके सामने जैसे ही वो मंजर आया जहां ऋषभ और उसके दोस्त मधु को जलती हुई सिगरेट से झुलसा रहे थे, तो मधु की चीखें सुनकर वहां खड़ा हर इंसान कांप गया। करण ने ये सब देखकर अपना आपा खो दिया और फिर से गुस्से में ऋषभ को मारने लगा, पर इस बार घर का कोई सदस्य उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया और न ही किसी ने उसे पकड़ा। वनराज तो ये सब देखकर गुस्से में अपने कमरे में चले गए और अपनी अलमारी से गन निकाल कर ले आए। उन्होंने करण को ऋषभ से दूर धकेला और उस पर गन तानकर बोले, तेरे जैसे राक्षस को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर उन्होंने गुस्से में ऋषभ पर गोली चला दी, पर तभी करण ने उनका हाथ पकड़कर ऊपर कर दिया। नहीं बड़े पापा, इसकी सजा मौत नहीं हो सकती, क्योंकि मौत इसके लिए सजा नहीं बल्कि इसके गुनाहों से इसकी आज़ादी होगी। और अगर आपने इसे मार दिया तो आप सब ये कभी नहीं जान पाएंगे कि उस रात इसने नंदिनी के साथ क्या किया। तू चाहे कुछ भी कर ले करण, पर नंदिनी कहाँ है ये सच तो कभी नहीं जान पाएगा, कभी नहीं, ऋषभ गुस्से में बोला। तो करण ने उसकी कॉलर पकड़ ली। सच तो मैं लक्की से जान चुका हूँ ऋषभ, पर ये चाहता था कि अपना ये गुनाह भी तू खुद सबको बताए, पर लगता है कि तेरे इस खेल से पर्दा भी मुझे ही उठाना होगा। इतना कहकर उसने लक्की की ओर देखा। लक्की, बताओ सबको कि उस रात की असली हकीकत क्या है और तुम लोगों ने नंदिनी के साथ क्या और क्यों किया। लक्की ने भी ऋषभ की ओर देखा और फिर बोला, ऋषभ अमीर घर की औलाद है, ये बात मैं अच्छे से जानता था और इसी वजह से मैंने इससे दोस्ती भी की थी और मैं इसके कमीनेपन से भी अच्छी तरह वाकिफ था। करण की शादी में ऋषभ ने इसके खिलाफ जो भी प्लान बनाया था वो सब मैं जानता था, क्योंकि मैं ही इन सब में इसका साथ दे रहा था। इसलिए मैं अपने एक दोस्त को भी अपने साथ करण की शादी में दिल्ली ले गया था, जिसे मैंने ऋषभ के कारनामों का छिपकर वीडियो बनाने के लिए पहले ही कह दिया था, ताकि बाद में अगर ऋषभ इन सब में मुझे फंसाने की कोशिश करे तो मैं इसे ही फंसा सकूं। पर मेरे उस दोस्त ने ये वीडियो भी बना लिया जो अभी अभी आप सबने देखा। ऋषभ करण से इतनी नफरत करता है कि इसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद इसकी बर्बादी है, इसे तोड़ना है। इसलिए इसने करण और नंदिनी की शादी रोकने की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी। ये जानता था कि करण और नंदिनी की लव मैरिज हो रही थी और अगर नंदिनी शादी के दिन इसे छोड़कर चली जाए तो करण टूट जाएगा। इसलिए इसने शादी की रात लक्की ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि तभी ऋषभ ने वनराज से गन छीनकर गुस्से में लक्की को गोली मार दी। लेखिका कविता वर्मा।